दिल में बसा के पलकों में बिठा के नजरों में कैद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, मैंने तुमको पसंद कर लिया। दिल में बसा के पलकों में बिठा के नजरों में कैद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, मैंने तुमको पसंद कर लिया। दिल में बसा के पलकों में बिठा के हम दोनों अनजाने राही रास्ते मगर मिल गए, पतझड़ के मौसम में जैसे दिल फूल से खिल गए। तुम दूर रहो या पास रहो, नजरों में कैद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, मैंने तुमको पसंद कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग 100 मार्क्स हिंदी 12वीं कक्षा का बुक भी आपको दिख रहा है, यही है आपका, नहीं दिख रहा है ना पूरा? तो यही बुक है 12वीं कक्षा का दिंगत भाग 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण जो कि तीसरा चैप्टर है आपके काव्य खंड का, जो लिखे गए हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसमें हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं आपके समय को बिना बर्बाद किए हुए। तो करें शुरुआत, लगातार देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। आपके सामने कुछ शब्द निधि है जो कि आपको परेशानी होने पर मदद करेगा। आइए शुरुआत करें, स्टार्ट करें। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपके सामने। शुरुआत होती है। बिहार प्रदेश छात्र संघ संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेल्लौर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, कौन रवाना हुआ था? जयप्रकाश नारायण। तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। याद रखिएगा, पूछिएगा क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण अस्पताल के लिए रवाना हुए थे, कहां? बेल्लौर अस्पताल के लिए। और कितने दिन रुके थे? 2 दिन। और उनके साथ कौन था? अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। साथ में कौन रहते थे? गंगा बाबू। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। दिनकर समझते हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। किस पाठ के माध्यम से? संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, वह विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी। कुर्कियां समझते हैं ना? जमीन जब्ती समझते हैं ना? जब्त कर लेना, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और क्रांति ही नहीं, संपूर्ण क्रांति।
या किसी एक राज्य एक जगह पे नहीं, ये पूरे भारत की क्रांति होगी। या कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशान बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। अब होती है आपके कहानी की शुरुआत, आपके पाठ की शुरुआत। आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, किनके द्वारा दिया गया, जिसमें यह क्रांति नहीं है, यह संपूर्ण क्रांति है, पूरे देश को झकझोर देने वाली है। जिसमें क्यों संपूर्ण क्रांति का जो घोषणा जयप्रकाश नारायण क्यों करते हैं, क्योंकि देश में क्या है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। आज नीचे से लेकर वार्ड से लेकर और ऊपर तक सब क्या हो गए हैं, घुसखोर हो गए हैं, रिश्वतखोर हो गए हैं। सभी अपने पेट को फुलाने में लगे हुए हैं, नहीं, सभी अपना पेट भरने में, सब अपने हित की बात करते हैं, यहां कोई किसी का सुनने वाला। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अब वो समय खत्म हुआ, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, गोलियां खानी पड़ेगी, कष्ट सहना होगा और न जाने कितने बलिदान देने होंगे, तब जाके हमारे देश से भ्रष्टाचार, महंगाई, भूख और जनता का काम निकलेगा। आज तुम्हारे सामने है पूरा परिस्थिति। आज देखते हो जयप्रकाश नारायण ने उस समय की बात कहा और आज भी क्या स्थिति बदली। सरकार बदलती है लेकिन नीतियां नहीं वही रहती है। सबका एक ही नीति है, जनता को चूसा जाए, गरीबों को चूसा जाए। कोई यहां पे किसी का हित करने वाला नहीं है। आगे देखिए, तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति घोषणा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का बगैर रिश्वत का नहीं निकलता। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। भ्रष्ट हो गया है सब, मानवता खत्म हो गई, कोई आदमी नहीं है, सब जानवर है। देखने के लिए आदमी है लेकिन अंदर क्या है, एक बहुत शैतान बैठा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। क्या पहले जैसा अब शिक्षा संस्था रहा? सभी पैसा वसूलने पर लगे हुए, न बच्चे को संस्कार होता है, न शिक्षा उसे दी जाती है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है लेकिन कैसे शिक्षा दी जाती है? गुलामी की शिक्षा, आजादी की नहीं, गुलामी की शिक्षा देकर, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरें खानी नौकरी के लिए। अच्छी शिक्षा होती तो क्या रोजगार के लिए, नौकरी के लिए क्या दर दर की ठोकरें खानी पड़ती? हम लोग आसानी से मिल जाती, नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब हटाओ के नारे जरूर लगते हैं। नेता आते हैं कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी है क्या? गरीबी तो और बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। हृदयग्राही मतलब जो सच्चाई से भरा और दिल को लगने वाला था। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, याद रखिएगा इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? रामनाथ गोयनका, जो किनके मित्र हैं? जयप्रकाश नारायण के। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र कौन विदा हुए थे? दिनकर जी, रामधारी सिंह। तो उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में बिलिंगटन, याद रखिएगा बिलिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, याद रखिएगा कौन से नर्सिंग होम में? बिलिंगटन। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखिएगा क्या पड़ा था? दिल का दौरा। कितने मिनट में अस्पताल पहुंच गए? 3 मिनट में।
अगर आपके यहाँ रहते, आप बिहार के वासी हैं, अगर आपके यहाँ पे फोन भी किया जाता है तो 3 मिनट क्या, गाड़ी आने में ही 2 घंटा लग जाती है, तब तक तो प्राण। ना तो यहाँ की शासन व्यवस्था सही है, न यहाँ के जनता सही है, न यहाँ के वार्ड मेंबर सही है, न मुखिया सही है, न जिला परिषद। सब क्या हो गए हैं, सब घूसखोर हो गए हैं, सब अपना हित साधने में लगे हुए, अपना सब कुछ बना लेते हैं और गरीब जनता यहाँ करा रही। अभी देख रहे हो ना, अभी चारों तरफ पानी है, बेचारे को घर नहीं रहने के लिए, क्या उनकी सेवा के लिए मुखिया आते हैं? क्या उनके लिए वार्ड आते हैं? कोई नहीं आता है। हमने तुम्हें चुना क्यों था? क्या राजशाही करने के लिए? कि मैंने आपको चुना था हमारे दुख दर्द को बांटने के लिए? अरे लोग, जनता लोकतंत्र में नेता को इसीलिए प्रतिनिधि बनाते हैं ताकि हमारे कष्ट को, हमारे दर्द को ऊपर तक ले जाए और दूर करे, और यहां तो बढ़ा देते हैं। बिलिंगटन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, वहां पे भर्ती कराया गया, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता नहीं। यानी पटना भ्रष्ट हो गया, बिहार भ्रष्ट हो गया। यहाँ पे अस्पताल में भी पैरवी चलती है, पैरवी वालों की सुन होती है। सोचो, जीवन से भी बढ़ के पैरवी है यहाँ पे। सभी डॉक्टर सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी रह गई। आज भाई बेनीपुरी जी होते, एक रामधारी से दिनकर और एक राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि कलम के जादूगर कहलाते हैं। उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। अंगार मतलब आग उगलते और सभी जनता एक झोंके में भ्रष्टाचार को मिटाने का कसम खा लेते। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे बीच न तो रामधारी सिंह दिनकर जी रहे और न राम वृक्ष बेनीपुरी जी रहे। आज दिनकर जी की जो कविता लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी है न बेनीपुरी जी है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं। स्मृतियां माने यादें। किनकी यादें? बेनीपुरी और दिनकर जी की, जो कविता के माध्यम से कहते थे। और इनका भार हृदय पर है, और मेरा आज उसका भार कहां पे है? हृदय पर। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। कौन चीज का जिम्मेदारी? भ्रष्टाचार, गरीबी, रिश्वतखोरी और जनता को वास्तविक हक मिलने का। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है, भीख में नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर करता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, पूछेगा यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान जो किए थे, कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। हमने बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर, आप नेता बनिए। किनको कहा जा रहा है? युवा लोगों को कहा जा रहा है। कौन कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। कहा कि आप बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी भी जवानी है आप में, अभी भी आप में हौसला है लड़ने की। भ्रष्टाचार से नहीं, गरीबी से, बेरोजगारी से आप हमारे नेतृत्व कीजिए, आप मेरे नेता बनिए, मैं आपके पीछे पीछे तैयार रहूंगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेलौर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है।
मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं लूंगा। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। अगर तुम लोग कहोगे कि अभी पुल थाने को उड़ा दो, सरकार को जला दो, तो मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सुनूंगा सबके विचार को। अगर तुम मेरे नेतृत्व चाहते हो मेरा, तो मैं जरूर तुम्हारा नेता बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, लेकिन फैसला लेने का अधिकार मेरा होगा। अगर मंजूर है तो मैं बनता हूं, नहीं तो मैं आज इस आंदोलन को यहीं पे खत्म करता हूं। इस फैसलों को इनको मानना होगा, आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस में झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। आगे देखिए क्या लाजवाब है, क्रांति है क्रांति। आज की वाव में यह कमी है, एकता की कमी है। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। पूछेगा क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, तो आप जवाब दीजिएगा पटना कॉलेज में। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। छात्रवृत्ति उसी को मिलता था जो काफी तेज हुआ करते थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, क्रीम पढ़ने वाले थे, गप्पा नहीं थे, टाइम पास करने वाले नहीं थे उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी समझते हैं ना, प्रयोगशाला में नहीं, कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय, दिनकर के नाम से रामधारी सिंह, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। याद रखना बच्चे, महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ से मैंने परीक्षा दी आईएससी की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूं, जयप्रकाश कहते कि मैं कोई धनी घर का, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। क्या हुए? असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सहायक हुए। रेवेन्यू माने होता है वही जमीन उमीन का जो टैक्स वसूलता है, करोड़ नहीं। नॉन गस्टेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे अमेरिका भेजे। किसको अमेरिका भेजे? जयप्रकाश को। किसकी हैसियत नहीं थी? उनके पिताजी को। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल बना। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया। बागान समझते हो ना?
जिसमें पेड़ पौधे फूल लगे रहते हैं बहुत सारे। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। बाबू रे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन, रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। वेटर समझते हो ना, खाना परोसने वाला। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थे कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूं। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम मतलब जो समय एक्स्ट्रा निकलता है, मैं या जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में किया। हा, उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गए, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, सहायक हो गया। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में, विस्कॉसिन में, मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्राट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में थे, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए वह इस प्रकार के बारे में है कि आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से ले करके दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। डेमोक्रेसी समझते हैं ना, जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था। कहा था कि डेमोक्रेसी वह होता है जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहां पे भेजती है ताकि हम लोगों को सेवा दे सके। लेकिन क्या देती है? कहा कि सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या करना चाहिए जनता के साथ। और इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर ले करके, डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। यही है इनकी कहे तो मजबूरी कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये गरीबी के विरुद्ध, ये आम जनता की रिश्वतखोरी के विरुद्ध आवाज उठाना चाहते हैं। और इसलिए इनको पीटा गया, जेल में ठूसा गया, रोका गया। और यहां हमसे आकर वे सब मीठी मीठी बातें करते हैं, कुतवा सब नहीं। मतलब
माने हमको सिखाता है कि लोकतंत्र क्या है। अब मेरा वहां आदमी जो आता है देश के भलाई के लिए लड़ने, उस सबको क्या करता है, मारता है, जेल में डालता है, गाड़ी रोकता है, यहाँ मीठ मीठ बात करता है। इन्होंने जिद की इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई देगा। कहते हैं कि हमारा कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। मैं तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस तरह प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट था, लोग बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर के नहीं, रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को। नहीं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे हुए, राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के कुछ अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा क्यों होता है। तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, इतनी मजाल है कि रोक लीजिएगा। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, या पुलिस वालों का देश है, या जनता का देश है। जनता का डूब जाना चाहिए इन लोगों को ना, कहता चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी निष्ठा का व्यवहार, ऐसी शर्म और ऐसी गिरती बात करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह निष्ठा का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहते हैं जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक होगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों, एक बात तो कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, संयम में बोलूंगा। अभी हाल में मैं बेल्लौर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32 से 33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह करते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। अंडरग्राउंड समझते हो, छुप छुप के। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। किनको? सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। उनको माने उधर उमाशंकर दीक्षित नहीं, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, ये उनको कहा था। किनको? उमाशंकर जी दीक्षित को नहीं, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी,
पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे इस जमाने में, उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, गया बिहार में। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई ही कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इसे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, वह जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले था, हंगरी के मामले था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, तो उस धोखे के कारण उसके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वह चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? क्या कोई सुनता है? यहां तो चोरों का बाजार है, यहां तो बड़े बड़े नेता इसके दम पर टिकट देते हैं। गरीब और इंसान का तो यहां कोई कीमत ही नहीं है। प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया। केवल
अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी और वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल मुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी आन किसी को की न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे तो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी कि उस हालत में विधानसभा विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। अंकुश का मतलब यहाँ पे देखिए नियंत्रण रहता है। क्या रहता है? हम लोग चुनाव में दे देते हैं वोट और वो जीत के चले जाते हैं और वो अपना मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि हमें मिलने का भी अधिकार नहीं होता, अपनी बात सुनाने का भी अधिकार नहीं होता। तो ऐसे पर शर्म आनी चाहिए ऐसे निष्ठा वाले काम पर कि जिसे हमने दिया, हमारी दुख सुख सुनने के लिए उन्हें ही लोग जो है हम पर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभा प्रभावित शक्ति यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे, आधारभूत ढांचा होता है, शासन के बीच की संरचना का यह नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के लिए कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके, नियंत्रण रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष, जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपनी उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच
आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके वादी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम यह संघर्ष समितियां करेगी, और अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी, और इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। और आज की तरह उच्च श्रृंखल का मतलब नियम कायदा तोड़ने वाला असंयत नहीं, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। स्वच्छंद का मतलब समझते हो ना, स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, यानी गलत अगर करता है हमारे प्रतिनिधि तो हम उसको हटाएंगे, इस्तीफा दिलवाएंगे नहीं, और दूसरे उम्मीदवार को वहां रखेंगे। समझ रहे हो ना, ताकि जनता की बात सुने, जनता की गरीबी को समझे, भ्रष्टाचार को समझे, रिश्वतखोरी को दूर करे, ये काम करेगी। इस सिलसिले में आज की तरह निरंकुश स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी, और इस प्रकार से जनता की या छात्रों की निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी, और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। अगर हम लोग जयप्रकाश नारायण की बातों को अगर अमल में लाए होते तो आज हमारा बिहार सोने का चिड़िया ही नहीं, पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करता। लेकिन आज हम लोगों ने उनकी बातों को, उनकी भाषण को क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और जन्म ले लिए नेता लोग, वैसे नेता जो घुसखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जाति, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कुछ के, कभी क्षेत्रवाद के मामले में हम लोगों को फूट डालते हैं, आपस में लड़ाते हैं और हमें मजबूर करते हैं मतदान करने के लिए, वैसे आदमी को चुनने के लिए जो कि इस गुनाह में शामिल है, और हम खुद काल के संकट में खुद फंस जाते हैं। नहीं तो वोट ना दिए तब भी इधर खाई है, अब वोट दिए तब भी खाई है। जनता मासूम क्या करेगी, तो करेगी जनता, हम सभी एक हो जाए, हम लोग समझे, अपने में से एक प्रतिनिधि, आप गांव में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, उसमें से एक सच्चे व्यक्ति को चुनिए और सभी एक हो जाइए। लेकिन आजकल कोई करेगा क्या, आएगा उधर पैसा वाला चोर चुहार 5 लाख रुपया दे देगा, तुम लोग रातों रात बदल जाते हो और बाद में जाके उसी को गलियाते हो कि हमारे लिए तो कुछ नहीं करे। अरे कैसे करेगा, आपने तो चुना ही है भेड़ बकरियों को, नहीं, आपने तो चुना है उस कुत्ते व्यक्ति को जो आपके मांस खाने के लिए तड़प रहा था, आपने तो उस मासूम के मुंह में जाकर दिया है, तो आपको छोड़ेगा। इसीलिए आप एक अच्छे, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक ऐसे नागरिक बने जो अपने नागरिक का चुनाव अपने करे और आप लोग उसको मतदान करें और उससे जिताए, तब आपकी काम होगी, तब आपकी भलाई होगी, तब मानवता जिंदा रहेगा। नहीं तो वही होगा, नेताजी जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम लोग भेड़ की तरह जिंदाबाद जिंदाबाद, गिदड़ की तरह बोलते रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अब अगर नेता आता है तो उसको बैठने के लिए जगह भी नहीं दो, भगाओ कि तुमने क्या किया मेरे समाज के लिए। समझ रहे हो, हम लोग बैठाते ही गड़बड़ी है, हम उसकी भाषण नहीं देने देंगे, जाओ माइक छीन लेंगे, स्टेज तोड़वा देंगे, समझ रहे हो, जैसे भी खड़ा करवा देंगे, क्योंकि हम सुनेंगे, हम जब हम सुनेंगे नहीं तो वो बोलेगा। लेकिन तुम लोग तो बड़ा अच्छा, बाप रे नेताजी फलना जिला परिषद जी आए हैं, बाप रे बाप, हट 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 हट, बाप रे बाप,
अन्य चोर चुहार आ गया तो बोलो बड़का आदमी आ गया, नहीं। तो आप लोग कौन संभलेगा? युवा। जब तक युवा नहीं संभलेगा तब तक इस देश का विकास। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि तुम लोग संभल जाओ, पैसे मत लिया करो, अच्छे लोगों को चुनाव में खड़ा करो, नहीं, और उसे जिताकर अपने स्वच्छ और आदर्श समाज का निर्माण करें। तो जयप्रकाश नारायण की अगर बातों का थोड़ा सा भी आपको ख्याल है, थोड़ा सा भी अगर शर्म है, तो आज से सुधर जाओगे, नहीं तो फिर उसी भेड़ बकरियों की तरह कुचलते रहोगे। ठीक है? तो मेरी बात अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो समाज के बदलने के लिए तैयार हो जाओ, और जयप्रकाश के बताए रास्ते पर चलने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। तैयार हो ना? सभी लोग तैयार रहो। ठीक है? तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। लेकिन जाते जाते अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, बी एंजॉय। जहां भी रहे खुशहाल रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।